नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात करेंगे एआईएमआईएम के बिहार में परवान चढ़े सपने को झटका लगने की। सही सुन रहे हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से एआईएमआईएम के सपने को ब्रेक लगा दिया है और एक तरह से झटका भी लगा है, क्योंकि महागठबंधन में एआईएमआईएम के शामिल होने की हसरत पर आरजेडी ने संभवतः विराम लगा दी है। दरअसल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था। इस पत्र में इमान ने कहा था कि एआईएमआईएम का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव को रोकना और सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। इमान ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर आप बीजेपी के सत्तावादी और नफरत भरे चरित्र को हराना चाहते हैं तो चुनावी दौड़ से बाहर रहना भी उस लक्ष्य में योगदान कर सकता है। मुझे विश्वास है कि ओवैसी इसे समझेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार भी सभी की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर टिकी है, जो 50 से ज़्यादा सीटों पर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच मुस्लिम वोटों को लुभाने की होड़ मची है। बिहार की 17% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, जो 50 से ज़्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। पिछले 4 चुनावों में विपक्षी महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में 89%, 2024 में 87%, 2015 के विधानसभा चुनाव में 84% और 2020 में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गए। लेकिन 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों ने भी कुछ मुस्लिम वोट हासिल किए। एनडीए की ओर से जेडीयू भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी कर रही है। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि उनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और नया वक्फ कानून पसमानदा मुस्लिमों को लुभाएगा। बिहार की 17% मुस्लिम आबादी में 10% अति पिछड़े यानी पसमानदा, 3% पिछड़े और 4% अशराफ मुस्लिम है। जेडीयू का दावा है कि नए वक्फ कानून से पसमानदा मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि जेडीयू के लिए चुनौती यह है कि वक्फ कानून पर पार्टी में बगावत हुई है। कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 2020 में जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई नहीं जीता। 2015 में 7 मुस्लिम विधायक जीते थे, जब जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ था। एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी, जो महागठबंधन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह है कि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है। तो क्या एआईएमआईएम के अरमानों को बिहार में झटका लगा है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब को आज ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब जुड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं। थोड़ी देर में एआईएमआईएम के तरफ से बतौर प्रवक्ता आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रमोद सिन्हा साहब आप ही के साथ करेंगे। देखिए, गेंद जो है सर आपके पाले में आ गई है। फैसला भी आप ही को करना है कि एआईएमआईएम को साथ लेना है या हर बार की तरफ किनारे रखना है। किनारे रखने के नुकसान आपको पता है, हालांकि आप उस नुकसान की भरपाई करना भी जानते हैं। 2022 में 4 लोग आपके तरफ आ भी गए थे। कुल मिलाकर मेरा स्पष्ट सवाल यह है, इस बार आपकी नीति क्या है? इस बार फैसला क्या होगा? देखिए कुणाल जी, हमारी नीति
राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है वो साफ और स्पष्ट है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में रह रहे लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का ये शुरू से हम लोगों का उद्देश्य रहा है। और जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो हाशिए पर जो लोग थे, जो वंचित उपेक्षित शोषित वर्ग के जो लोग थे, उनको जो है मुखर होकर के आवाज देने का काम किया था। उनको उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए उनको जो है से ये किया था। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का जो उनको ताकत देने का काम किया और जो आरक्षण देने का काम किया, तो उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बतलाने का काम किया। उन्होंने उस समय भी नारा दिया था कि गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। और तमाम उस वर्ग को उन्होंने आवाज देने का काम किया था, चाहे मूछ पकड़ने वाले हों, घोंघा चुनने वाले हों, सफाई करने वाले हों, गाय बकरी चलाने वाले हों, मतलब तमाम वर्ग को कहा था कि पढ़ना लिखना सीखो। और वही फिर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज कह रहे हैं कि जो है स्कूल को ही मंदिर मानिए और शिक्षा को ही धर्म मानिए और अपने लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाई पर जो है ध्यान देने का काम कराइए। तो आज जो ज्वलंत समस्या है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उन तमाम समस्याओं पर हमारे नेता मुखर होकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बात करते हैं, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, खास करके पलायन बिहार का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के बावजूद 2,90,00,000 लोग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए बाध्य हैं, इधर उधर भटकने पे मजबूर हैं। बिहार में आप देख लीजिए, जब डबल इंजन की सरकार है, बावजूद बिहार में ना कोई नए उद्योग धंधे लगे हैं, ना ही कोई मेगा सारी बात आप बता रहे हैं, AIMIM के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं सिन्हा साहब। नहीं कुणाल जी, देखिए बात जो है हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे ना। ठीक है, तो फैसले के बारे में भी बता दीजिए। नीति तो हम आपकी समझ गए, फैसला भी सुना ही दीजिए, साथ रहिएगा या फिर जब आप AIMIM की बात कर रहे हैं तो हमारे खास करके राष्ट्रीय जनता दल में हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सब चीजों के लिए अधिकृत है। तो इन सब चीजों पर तो वही निर्णय करेंगे कि क्या होना है, नहीं होना है। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके चेयरमैन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तो कोई भी निर्णय जो नीतिगत निर्णय होने के लिए जब उन नेताओं को अधिकृत हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी को जब अधिकृत किया गया है, तो इस पर तो वो फैसला वही करेंगे, कोई प्रवक्ता तो कोई फैसला करेगा नहीं। साथ रहने से फायदा है या नुकसान? देखिए, हम अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच जाने का काम करते हैं, जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं, उनके ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के दिशा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करते हैं। 17 माह का वो अल्पकाल आप देख लीजिए, उसमें किस प्रकार से त्वरित गति से उन समस्याओं के निदान में वो काम करने का काम किए। और चाहे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले की बात आप कर लीजिए, किस प्रकार से हमारे नेता ने जो वायदा किया था, चाहे IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी उस समय देने की बात कही थी जब सरकार बनेगी, तो हमारी सरकार बनी तो उस पर हम लोगों ने काम किया। और अभी माई बहन मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, गैस सिलेंडर 500 में करने की बातें, कई ऐसी घोषणाएं हमारे नेता ने करने का काम किया है, जो सरकार बनने पर जो है जनता के जन आशीर्वाद से 2-3 माह के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उन चीजों को धरातल पर लाने का काम करेंगे। ठीक है प्रतिभा जी, सुन भी आप रही हैं, समझ भी आप रही हैं। AIMIM हालांकि साथ तो लेना चाह रहा है RJD का, लेकिन इसी MIM के बारे में तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। आप तो बीजेपी के साथ मिलकर टीम में खेल रहे हैं, AIMIM की भूमिका का भी प्रकाश डाल दीजिए। इसके किसी के साथ होने ना होने से क्या है फर्क पड़ जाएगा? नहीं, देखिए ये तो उनका मामला है, उनका और राष्ट्रीय जनता दल का मामला है कि उनका इंटरनल क्या चलते रहता है, बाहर में क्या चलते रहता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जो NDA है, हम लोग
मिलजुल करके जनता के लिए, जन सरोकार के लिए काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो हमें अन्य दलों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब रही बात इनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, या तो ये दोनों डिसाइड कर लिए होंगे, पब्लिक नहीं जान रही है, या तो डिसाइड करने वाले होंगे। चलिए, उसमें आप कोई कम कोई कहाँ लेना है? देना नहीं है तो स्ट्रेट ही बात करते हैं आपसे। आपके भी मुस्लिम वोटर्स हैं, है ना? ऐसे में आपको लगता है अब जिस तरह से आप एनडीए के साथ मिलकर बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे आपके वोट बैंक या वोट प्रतिशत जो मुस्लिम लोग आपको वोट देते हैं उसमें कोई फर्क या चोट पड़ेगी? पसमानदा की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही अंदर मुस्लिम नेता जो टूट रहे हैं उस बिखराव का असर होगा? नहीं, बिल्कुल कोई बिखराव का असर नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा कि देखिए, जो मुस्लिम नेता छोड़ करके गए हैं, हाँ। बिना वजूद वाले लोग, वजूद वाले नेता हमारे साथ हैं। और देखिए ना, साथ रहे ना रहे, जिस तरह से हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, अल्पसंख्यकों की दशा दिशा बदलने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप देख लीजिए ना, तालीमी मरकज हो गया, मदरसों को मान्यता देना हो गया, कितने सारे जो अल्पसंख्यक बच्चे जो पढ़ाई से वंचित थे, जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, सबके लिए सरकार ने योजना बनाई है कि कोई पेट भूखा ना रहे, कोई तन बिना कपड़े का न रहे, कोई सर बिना छत का न रहे, और कोई बच्चा बिना एजुकेशन का न रहे। तो ये सब काम अगर हमारी सरकार करे तो उनका वोट किसको जाएगा? ये लोग लाख लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं शुरू से। लेकिन क्या मुस्लिम समाज जागरूक नहीं है? नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर कुछ चोट लगा है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, कोई चोट नहीं लगी। क्यों चोट लगेगी? अरे भाई, हमारे नेता ने अगर किसी समुदाय को छोड़ करके कोई अलग से नीति बनाती तब चोट लगने की बात थी ना। हमारे नेता ने तो सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सबके लिए योजना बनाई है, सबको समान अधिकार मिला है, फिर कहाँ से चोट लगेगी? अगर चोट नहीं लगी है तो ये बता दीजिए प्रतिभा सिंह जी, पहले जो पोस्टर्स निकलते थे आपके पार्टी की तरफ से उसमें केवल और केवल नीतीश कुमार साहब ही रहते थे। अगर चोट नहीं लगी है, आप मजबूर नहीं मजबूत ही हैं, तो फिर अब आपको मोदी साहब के चेहरे की क्या जरूरत है? अब जो पोस्टर छप रहे हैं उसमें दोनों के फोटो हैं, नीतीश कुमार तो अकेले सब पे भारी रहे हैं। नहीं तो भारी तो आज भी है। हाँ। सवाल है कि दोनों, हमारा एनडीए जो है उस मजबूत है, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो अगर दोनों साथ मिलकर चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों नेताओं का चेहरा अगर एक पोस्टर में, तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। और आपने कहा कि पहले कभी नहीं देखा गया, तो कोई चीज पहली बार शुरुआत तो होती है, तो शुरुआत हुई है, इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? ठीक है, सिन्हा साहब, किस जवाब की तलाश आप कर रहे हैं, पूछ लीजिए। नहीं, अभी जदयू के प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, बोलिए। इन्होंने कहा कि हम सभी समाज के लिए काम करते हैं। अभी जो है आपने देखा था कि किस प्रकार से जो दावते इफ्तार का आयोजन इन लोगों ने करने का काम किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और मुस्लिम के 7 संगठनों ने उस दावते इफ्तार का बहिष्कार करने का काम किया था वक्फ बिल को लेकर के। और वक्फ बिल पर इनका क्या रवैया है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा था कि अभी जो है पटना में जिस प्रकार से पूरे बिहार से लोग आए थे, तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, आप काम कहाँ दिखाई पड़ना चाहिए ना? काम आपकी नीतियों में दिखना चाहिए। लेकिन जब उनके हक हकूक की बात होती है तब आप जो है भारतीय जनता पार्टी से मिल करके जो है काम करने का काम करते हैं। और ऐसे भी अब ये तो तय हो गया है ना कुणाल जी कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड का जो है भाजपाकरण हो गया, और उसी का प्रगटीकरण आपने देखा था कि जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी का जो है फोटो लगा था। कुछ दिन पहले जब रोड शो हुआ था पटना में, तो इनके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी हाथ में कमल जो है थमा दिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस प्रकार बेचारगी के साथ अपने मनोभाव का बतलाने का काम कर रहे थे, और वो उलट पुलट करके उस प्रतीक को, कमल के प्रतीक को देखने का काम कर रहे थे। प्रतिभा सिंह जी, आप सुन तो रही थी सिन्हा साहब इशारा किस तरफ कर रहे थे? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का विलय संभव है भारतीय जनता पार्टी के साथ? वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन
इस सवाल को हवा और ज्यादा मिल पा रही है ताकत जब आप ही के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार के सुपुत्र पार्टी में नहीं आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में दूर की भी अगर देखिएगा, सोचिएगा तो फायदा किसका, नुकसान किसका। अब तो पोस्टर में मोदी साहब भी साथ आने लगे हैं। पराग जी, आप एक बात बताइए, प्रमोद सिन्हा जी की सोच, मुझे तो इन्होंने जब कहा मुझे हंसी आ रही है। हाँ। जब वे कह रहे हैं कि बिल है, अब बताइए 20 वर्षों तक जो सरकार में रहा हो, आज भी जिस नेता का हनक हो और ये बात करते कि हमारी पार्टी का विलय हो जाएगा, जब ये 15 साल सरकार में रहे उसके बाद इन्होंने विलय नहीं किया अपनी पार्टी का कांग्रेस में, तो जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाएगा। क्या जनता दल यूनाइटेड में लीडर्स नहीं है? अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 हमारी पार्टी का क्या नारा है? हमारी पार्टी का क्या नारा है? एनडीए का क्या नारा है? 2025 जो आयोग का गठन हुआ है उसमें आरएसएस कोटा भी निर्धारित किया गया है। तो अब ये भाई बिहार में और कहाँ ठीक है सिन्हा साहब, एक मिनट उनको बोल निर्धारित किया गया है, तो बतलाने का काम करें। प्रमोद जी, अरे भाई सुन लीजिए ना, अगर पर्सनल कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, उसको मुंह से बना रहे हैं आप? व्यक्ति कौन है? बिहार सरकार के मंत्री है ना। ठीक है ना, मंत्री भी तो इंसान होता है ना, मंत्री भी तो इंसान ही होता है। उन्होंने जो हकीकत बताई है उसी के बारे में तो हम कह रहे हैं कि और कहाँ आरएसएस का कोटा है। अगर मोदी जी का फोटो, चलिए ठीक है, कोटा छोड़ दीजिए, कोटा छोड़ दीजिए। प्रतिभा सिंह जी, आपने अभी कहा कि जेडीयू में लीडर्स की कमी है क्या, लेकिन आप ही बता दीजिए नीतीश कुमार के अलावा कोई लीडर है क्या उनके कद का? कद की बात, कद कैसे? कोई नहीं है, आप भी जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कद का नेता कैसे कोई हो जाएगा? तो कौन है जो उनके अगल बगल भी है कोई? अगल बगल? हाँ, तो भाई हमारी पार्टी में अगल बगल मुंह से बोलने की जरूरत है क्या? लोगों को दिखते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उनके मंत्रिमंडल में लोग नहीं हैं। चलिए ठीक है, लोग तो हैं, लेकिन जो मेन लीडर है वो तो वही है। छोड़िए, हटाइए इन सब बातों को, ये सब बात जाएंगे तो दूसरी तरफ चलेंगे। प्रतिभा सिंह जी, यह बता दीजिए, सर्वमान्य नेता है, ठीक है, और आ रहे हैं सिन्हा साहब आपके पास आ रहे हैं। छोटा सा कमेंट प्रतिभा सिंह जी, यह बता दीजिए, मुस्लिम AIMIM के तरफ जाता है, फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? सीमांचल के क्षेत्र में किसकी क्या ताकत है लोगों को पता है। ऐसे में आपको लगता है AIMIM की मजबूती या कमजोरी किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान है? नहीं, बस हम इतना जानते हैं कुणाल जी कि हमारी सरकार ने मुस्लिम भाई के लिए मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है। तो कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम अपने काम के भरोसे, हमें पता है कि उस समाज का पूरा आशीर्वाद हमारे नेता नीतीश कुमार जी को मिलेगा। ओके प्रतिभा जी, हाँ सिन्हा साहब बेचैन है आप बोलने के लिए, फैसला लेने के लिए भी आपको बेचैन होना है। एक सवाल मैं जो भी जोड़ देता हूँ कि यदि आप जो कयास लगा रहे हैं जेडीयू के लिए कि विलय हो जाएगा, तो इससे ताकत आपकी बढ़ेगी ना। अभी तो दो कंपटीशन में है, जेडीयू और बीजेपी, फिर अकेले आप ही रहिएगा और बीजेपी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता जब यह बयान देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख करके जो बोर्ड आयोग का गठन किया गया है, तो वो कह रहे थे कि अंधेरे में रख करके ये सब काम किया जा रहा है। अब बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख करके लोग काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार का काम कर रहे हैं और कैसे कैसे जो जमाई आयोग और बाकी चीजों का जो गठन हो रहा है, ये बतलाने के लिए तो पर्याप्त है ना। एक मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा के तहत जैसे उनका हुआ है, और एक मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रखा गया। तो बताइए कि बिहार की जो 14 करोड़ जो आबादी है और जो उसके मुखिया हैं, उनको अंधेरे में रख करके काम किया जा रहा है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है ना। सवाल हो जाता है, तो ये अंधेरे में तीर कौन चला रहा है? नहीं, अंधेरे में ये तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता को बतलाना पड़ेगा ना कि जो भुंजा पार्टी के जो लोग हैं वो किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख करके काम कर रहे हैं। हम लोग तो शुरू से यह कहते रहे हैं, हमारे नेता कई बार कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अचेत हो चुके हैं। तो ये तो बतलाने, तो अब इनको बतलाना पड़ेगा ना। जदयू के जो प्रवक्ता साथी अभी बोल रही थी
तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जब आप उनको अंधेरे में रख के लिया जा रहा है तो बिहार के हित में क्या निर्णय लोग कर सकते हैं? और जिस प्रकार से उनको जो निर्णय करना है वो करेंगे। आप अपने निर्णय के बारे में बता ही नहीं रहे, नुकसान तो आपको भी होगा। वो नहीं बताएंगे, इनको अपना नहीं मैंने देखना है, कुणाल इनको जी मेरा साफ देखना है। और स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि देखिए, एक प्रवक्ता के नाते पार्टी की नीति जो है, फैसला कौन उसके लेगा? कार्यक्रम तेजस्वी जो यादव है, लेंगे या लालू प्रसाद यादव लेंगे? बताइए। हमारे दोनों नेता इसके लिए अधिकृत हैं। हाँ, और दोनों नेता ही इसके लिए फैसला लेने का काम करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जो मौजूदा महागठबंधन में शामिल दल हैं, उनके साथ जो है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और चौथी बैठक हो चुकी है और हम जनता के बीच है। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार की जनता है। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार की जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनके लिए हम लोग काम करना है। और हमारे नेता ने कहा है कि 20 साल उनको देने का काम किए हैं, मात्र हमको 20 माह तो का सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के विपक्षी महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है, तो सोच के तो फैसला लेना ही पड़ेगा। आप लोग को सोचना तो पड़ेगा ही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को जनता के सामने रखने के लिए। तो देखिए, बिहार में एआईएमआईएम का विलय माफ कीजिएगा, एआईएमआईएम का गठबंधन आरजेडी के साथ होता है या नहीं होता है, यह तो वक्त तय करेगा, आरजेडी तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच यदि मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है इन तमाम पार्टियों के तरफ, तो एकता जो सुनिश्चित करने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है मुस्लिम वोटों के बिखराव रोकने की, उस पर एक चोट जरूर लग सकती है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।